वेलकम टू एजेंडा 360। मैं हूं हैदर वहीद। आज हम कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे और आइंदा की सियासत जो कश्मीर के इलेक्शंस के बाद की है उस पर भी बात करेंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि बाद में मामला सुलझने वाले हैं और अपोजिशन और हुकूमत में तावन नजर आएगा कश्मीर के इलेक्शंस के बाद। इसमें कितनी सच्चाई है और आगे हम किस तरफ जा रहे हैं इस पे भी हम बात करेंगे। और जो एहतसाब का अमल है और हम देखते हैं कि उस पर अब बेतहाशा सवाल उठना शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, पर अब मेरे ख्याल से हर एक जो है वो ये सवाल उठाने पे मजबूर है कि ये एहतसाब है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इस पे भी हम बात करेंगे कि आगे सियासत पे इस चीज का क्या असर पड़ सकता है, खासकर जहां हम बात शहबाज शरीफ साहब की करते हैं। और अब हम देखते हैं कि राना तनवीर साहब जब बहुत सीनियर लीडर हैं PMN के, बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं कि मरियम नवाज कैंपेन आपकी लीड कर रही हैं। आपके ख्याल से सर कश्मीर की कैंपेन में मेन पिवटल इश्यूज क्या हैं? क्या महंगाई और वो जो जनरल इन्फ्लेशनरी इश्यूज, अवाम के मसाइल, वो नंबर 1 इशू है, या जो इमरान खान साहब की वॉच पे जो है वो कश्मीर का स्टेटस चेंज हो जाता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर का, क्या वो मेन इशू है? या फिर जिस तरह बिलावल साहब जो है वो भी कुछ इंसिनुएट करते हैं कि आप जो है वो शेर से बिल्ली हैं बन गए हैं, और वो नून पे भी तनकीद करते हैं और मोदी के यार होने के हवाले से बात करते हैं आप लोगों की, क्या वो यहाँ पे एक इशू बनेगा? इशू एक्चुअली क्या है जिस पे ये इलेक्शन टर्न होगा और आप लोग उसको किस तरह एड्रेस कर रहे हैं मरियम नवाज की क़यादत में? देखिए, जो कश्मीर का इलेक्शन है उसमें डेफिनेटली 2 चीज़ें तो बिल्कुल यकीनी तौर पे उनका ज़्यादा रोल है कि एक तो कश्मीर इशू जो है हमारा इंडिया के साथ जो एक हमारा डिस्प्यूट है उसको मुतल्लिक़ भी लोग बिल्कुल कंसर्न रखते हैं। वो जो कश्मीर के लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा इस मसले सेंसिटिव है, वो चाहते हैं। और पिछले दिनों में आपको पता है जब ये 370 आर्टिकल 370 वाली बात हुई, इंडिया ने नेक्स्ट किया मकबूजा कश्मीर को, तो उस वक्त भी कश्मीरी क़यादत जो थी हमारे इधर, वो उधर तो जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन इधर भी बड़ी इमोशनल थे और फारूक हैदर साहब 1-2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग रो भी पड़े। तो मैं समझता हूँ वो तो इशू एक है और वो समझते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। दूसरी जो बात है डेफिनेटली महंगाई और परफॉर्मेंस जो है, यही थोड़ा सा अगर रुक जाएं। बेशक कश्मीर का मसला तो पुराना है, स्टेटस चेंज एक नई बात है, हम और ज्यादा अपने हदफ से दूर जैसे चले गए। तो आपके ख्याल से ये जो रीसेंट इवेंट्स हैं खान साहब की निगरानी में, ये इशू बनेंगे और किस हद तक बनेंगे और आपको किस हद तक ये हेल्प करेंगे इलेक्शन में? देखिए, ये इशू तो बन चुका है और लोग समझते हैं कि जो खान साहब जब से आए हैं, पहले जिस तरह भी वो मोदी के साथ उसके इलेक्शन के मुताबिक बात करते रहे कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा, और वो मसला हल हुआ इस शक्ल में जो आपके सामने इस वक्त मकबूजा कश्मीर की शक्ल है। तो मैं समझता हूँ लोगों के ज़हनों में कुछ खदशात हैं, कुछ क्वेश्चन ज़रूर इस पे उठते हैं कि ये अंदर के सिलसिला है क्या वाकई कश्मीर इशू को आस्ता डाइट डाउन की तरफ जा रहे हैं, हम इस इशू को हम किल कर रहे हैं, या वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएगा शोर शराबे करने के बाद? वो तो चीज़ बिल्कुल लोगों के ज़हनों में है, लेकिन एक चीज़ यकीनी तौर पे है कि वहाँ पे जो आप कहते हैं कि इस इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। इलेक्शन कश्मीर के जो जनरली मैंने देखा है वो गिलगित बल्तिस्तान का या इधर का जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उस पे ज़्यादा ही ये उधर थोड़ा टिल्ट होता है लोगों का, क्योंकि ये जो फंडिंग होती है वो फेडरल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को देती है। उनके जो वसाइल हैं, उनके जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सहूलतें हैं, उनको बिल्कुल ये कैटर कर रही होती है फेडरल गवर्नमेंट। और अगर वो अपने तौर पे हों जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी हैं, या जो कुछ टैक्सेशन उनकी हो, या उनको हम तरबेला की रॉयल्टी दे रहे हो, उनको ऑटोमेटिकली पहुंच जाती हो, तो फिर मेरा किसी और अंदाज से वो फैसला करें।
लेकिन अभी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है फेडरल गवर्नमेंट की, और ऑफ कोर्स जो पीछे हमारी गवर्नमेंट उधर रही है कश्मीर में, वो कश्मीर में लार्जली हमने देखा है कि कश्मीर का मसला तो कोई भी हल नहीं कर सका, कोई भी हुकूमत नहीं हल कर सकी है। और तो यानी कश्मीर के अवाम के जो वोटिंग अवाम है उसके जो इश्यूज हैं वो ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से तो कोई वर्सन ही हुए हैं और खान साहब के वॉच में वर्सन हुए हैं, लेकिन हल तो खैर किसी ने कभी भी नहीं निकाला इसका। ये जरूर है कि जरूरियात जिंदगी जिस तरह से मामला थे, कमोडिटीज की प्राइसेस हैं, यूटिलिटीज की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस हैं, ये जो इश्यूज पूरे पाकिस्तान में हैं इस वक्त, आपके ख्याल से फिर वो सबसे सरे फहरिस्त होंगे कि जिस पे वोट किया जाएगा, जो इश्यूज एक्चुअली बदले हैं पहले से। अगर आप कहते हैं कीमतें ज्यादा हैं, अगर आप कहते हैं लोड शेडिंग पहले से ज्यादा है, ये फिर मेन इशू है। नहीं, डेफिनेटली ये जो एक आम आदमी की जिंदगी का मसला है वो प्रायोरिटी देता है अपने ज़ाती मसाइल, जो उसके जो आपने कहा कि यूटिलिटीज़ की जो उनकी सहूलतें हैं या एक कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं। लेकिन मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, लेकिन साथ ये भी कहता हूँ कि ये डेफिनेटली उनके ज़हनों में है कि कश्मीर का मसला हमारा हल होना चाहिए, और उसके लिए ये दुरुस्त बात आपने की कि कोई भी हल नहीं कर सका, लेकिन किस अंदाज से उसकी आवाज़ उठाते हैं, किस अंदाज से उस इशू को लेके इंटरनेशनल फोरम पे इधर उधर एक तसर देते हैं यहाँ का, या लोगों के जहनों में तसर डालते हैं गवर्नमेंट। वो खान साहब की गवर्नमेंट को जो आप बात कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, कंपेयर करें तो डेफिनेटली उसका वर्स्ट हुआ है कि थोड़ी सी उस इशू को और एक कमजोरी आई पे। कितना देखें, एक बड़ा पहाड़ है जो आप लोगों ने सर करना है कि हुकूमत वक्त जो है वो पीटीआई की है, और आपकी हुकूमत समेत फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है अमूमन वही इलेक्शन जीतता है। तो व्हाई शुड थिंग्स बी डिफरेंट दिस टाइम? क्या आप के साथ ऐसा नहीं होगा? मैं आपसे वही इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक टेंडेंसी है ये कश्मीर में, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप इसको जरा एनालाइज करेंगे ना इलेक्शन, तो चीज़ एक मैंने देखा है कि टोडी वोट जो होता है ना वो 5% ये वेरी करता है। पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये 15 से 20% लोग होते हैं जो वेवरिंग होते हैं, आप देखते हैं कि यार गवर्नमेंट किसकी बननी है या किसकी नहीं बनने देनी। आप पाकिस्तान में इसको इस तरह आप कर सकते हैं, अल्फाज दे सकते हैं कि किसकी गवर्नमेंट किसी ने नहीं बनने देनी, तो वो उस पर भी असरअंदाज इलेक्शनों में एक किस्म की रिगिंग कह लें या मैनिपुलेशन कह लें, तो ये मैनिपुलेशन भी होती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह की टेंडेंसी है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पार्टियां बड़े जोशो खरोश से लोगों के साथ अपनी बात पहुँचा रही हैं, जिस तरह मरियम बीबी वहाँ पे पहुँची हैं, और क्राउड आप देखें जिस तरह उनको वो अट्रैक्ट तो करती हैं, वो क्राउड को बड़ी वो क्राउड पुलर है। लेकिन मेरा हाल है इस दफ़ा काफ़ी टफ चीज़ होगी। आप देखें वो जो कर रहे हैं लोगों को दे रहे हैं कि ये इधर पुल बना देंगे, इधर करोड़ों के पैसे ये कर देंगे, हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं उनके मिनिस्टर कश्मीर अफेयर के। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा इलेक्शन ने कुछ शॉर्ट टर्न लिया हुआ है, तो देखें नेक टू नेक मैं समझता हूँ कि देखें को क्या रिजल्ट आता है इस पे। राणा साहब, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं पीएमएल नून पे, और मियाँ साहब पे खुद खास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ पे हमले कर रहे हैं, आपके नैरेटिव पे हमले कर रहे हैं, आपकी पास परफॉर्मेंस पे हमले कर रहे हैं, आपकी इंटेग्रिटी पे हमले कर रहे हैं, आपके खान साहब की हुकूमत को कंधा देने की बातें कर रहे हैं, आपको बिल्ली कह रहे हैं, और वो तो सब कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज जो है वो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रही पीपल्स पार्टी को। तो आपके ख्याल से NA 249 में जिस तरह हमने देखा कि आप लोग पीटीआई को अटैक करते रह गए और पीपीपी ने आपको हरा दिया, तो मैं कराची के अब इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल से यहाँ पे क्या, या तो आप समझते हैं कि पीपीपी का वोट ही नहीं है कि उसके वोटर को अपनी तरफ लाया जाए और लिहाजा पीपीपी को अटैक करना जो है वो तो वक्त का ज़िया है, या आप समझते हैं कि पीपीपी का वोटर ऐसा है कि अटैक करने के बावजूद वहां से यहाँ आएगा नहीं
और क्योंकि पीपीपी का वोट पीटीआई से कम है और फेडरल गवर्नमेंट में पीपीपी नहीं है तो पीपीपी अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप अटैक नहीं कर रहे? या आप समझते हैं कि जो बिलावल साहब के अटैक हैं पीएमएन नून पे और मियां नवाज शरीफ पे, क्या आप समझते हैं कि वो मौसर नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए? क्या वजह है कि आप पीपल्स पार्टी को नहीं अटैक कर रहे जबकि वो आपको जो है बेतहाशा अटैक कर रहे? देखिए, दो वजह हैं। एक तो जो बिलावल साहब बात करते हैं, मैं समझता हूँ वो उनकी बिल्कुल इमेच्योरिटी है और एक किस्म की ना उनकी मालूमात या उनको हिस्ट्री का शायद पता नहीं है। जब जो आपने एलिगेशन बताए हैं, वो लोग इनके मुंह से अगर एलिगेशन ये लगे कि ये परफॉर्मेंस इनकी ठीक नहीं थी, ये नहर थे या नून लीग वाले बिल्ली बने हुए हैं या कंधा दे रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो मेरा अगर एक भी उनका इल्ज़ाम आप देखें तो उनके वापस उनके मुंह पे जाता है। क्योंकि जब से हमारी ये गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो उस वक्त आपने देखा डिच जब आप फिर अटैक क्यों नहीं कर रहे? अगर ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, आप यही बात जो आज शो पे कह रहे हैं, जलसों पे मरियम साहिबा क्यों नहीं कह रही? नहीं, मैं उस तरफ आने लगा था। चले लंबी बात हो जाएगी कि क्योंकि उन्होंने डिच किया है जब से असेंबली वजूद में आई है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो चाहे स्पीकर का हो, वो लंबी बात हो जाएगी। वो आपको देखेंगे चाहे सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो, डिच की करते हैं वो। लेकिन मैं सारा दूसरी लफ्जों में सारा ही पीटीआई की गवर्नमेंट को सारा मिलता है। जो आपने बात की हम अटैक नहीं करते, मैं कहता हूँ उसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने बिल्कुल बजा कहा जी वो हम उनको इतनी अहमियत ही नहीं देते। आपने देखा है उनके पास तो पूरे कैंडिडेट ही नहीं है, वहाँ तमाम हल्कों में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है उनको। वहाँ मुकाबला है पीटीआई का और पीएमएलएन का। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है आप इसको इस नज़र से देखें कि मरियम बीबी मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो कर रही है। लोग बड़े सराह रहे हैं इस बात को कि वो जस्ट इग्नोर कर रही है पीपल्स पार्टी की जितने भी अटैक है बिलावल कर रहे हैं या स्पीच कर रहे हैं, कि वो उसको बिल्कुल इग्नोर करके वो असल टारगेट की तरफ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आप का जो एनालिसिस है आप उसको इस तरह करें कि ये दो फैक्टर हैं। एक तो वो जो बात करते हैं उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो खुद नहल थे, उन्होंने बिजली आपको पता 18-18 20-20 घंटे नहीं दी। ये लंबी कहानी है। जो महंगाई थी, जो रिजर्व थे, जो करंट अकाउंट था। इम्तियाज शेख के साथ की तरफ भी हमें जाना है पाकिस्तान पीपल के, लेकिन आपसे सर ये थोड़ा सा फॉलो अप सवाल करूंगा कि एक नवाज शरीफ का वोट है और एक एंटी नवाज शरीफ वोट है। अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी भी ऊपर आती है तो वो आपका वोट कभी नहीं खा सकती, वो खाती है पीटीआई का एंटी नवाज शरीफ का वोट। तो अगर पीपीपी और पीटीआई दोनों एक ही वोट के पीछे हैं और पीपीपी थोड़ी ऊपर आ गई तो पीटीआई का वोट कम होगा उससे, लेकिन आप पीपीपी को किसी खाते में ही नहीं रखते लिटरली। तो यहाँ पे बेहतर ना आपके लिए हो जाए कि पीपीपी भी एक प्लेयर हो ताकि एंटी नवाज शरीफ वोट जरा बढ़ जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपने बात सही की है कि एक वोट मियां नवाज शरीफ का है, दूसरा एंटी है। और एंटी पंजाब में देखे जितना भी वोट था वो हमारा नहीं टूटा। मैं आपको बताऊं, वो जो एंट्री है वही तकसीम होता रहता है। वो पीपल्स पार्टी के पास पहले था, अब पीटीआई तो पंजाब में उस तरफ चला गया। तो ये आता रहता है जाता रहता है, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता और ना फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी परसेंटेज है या उसकी इतनी रेशियो ज्यादा है कि उसमें जी। इम्तियाज शेख साहब, आप बताइए कि राना साहब कह रहे हैं कि पीपीपी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको जो है उनके टैक्स का जवाब दिया जा सके। वो कहते हैं कि पीपीपी जो है वो इमेच्योर सियासत कर रही है। बिलावल साहब का उन्होंने कहा कि वो इमेच्योर है। खाकान अब्बासी कहते हैं वो घटिया बातें करते हैं। आपके ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब जो अटैक कर रहे हैं पीएमएन नून पे, पीएमएन नून रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती, आपको इस काबिल क्यों नहीं समझती? देखिए जी, जो राणा साहब ने बात की है ना, ये तो उनके अपने ख्यालात हैं कि वो ज़रूर नहीं समझते, लेकिन हम ये समझते हैं कि इनके पास इस बात का जवाब है ही नहीं जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं। अगर जवाब होता तो ज़रूर बात करते, क्यों नहीं बात करते। और बातें कर रहे हैं
लेकिन ये बात नहीं कर रहे। लेकिन जो कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की है, जो जलसों में जाकर उन्होंने बात की है, तो मतलब उनके पास उसका जवाब नहीं है। और वो जिस बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं, तो ये कश्मीर का बैकग्राउंड तो जनाब ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से कश्मीर का इशू जो था वो उठा था, और वो कश्मीर के लोगों का मतलब दिल की आवाज़ बन के उभरे थे। तो मतलब ये कहना कि उनको बैकग्राउंड पता नहीं है या इमेच्योर बात कर रहे हैं, ये तो समझता हूँ कि खुद इमेच्योरिटी की बात है अगर कोई इस तरह की बात करे तो। अब ज़रूर पॉलिटिकल जलसे हैं, जुलूस हैं, जवाब देना चाहिए अगर उनके पास जवाब है। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास जवाब है ही नहीं इस बात का। और जो बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द फैक्ट पे बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में रिज़ल्ट, जब इलेक्शन होगा तो उसका रिज़ल्ट भी आपको पता चलेगा। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन लीड की है, तो हमें अल्लाह में उम्मीद है और लोगों पे भरोसा है हमें कि इंशाल्लाह हम वहाँ अपने भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। और जो हमारा बयानिया है, जो कि अपने जलसों में और जुलूसों में बिलावल साहब कह रहे हैं, जिसका जवाब PMLN के पास नहीं है और PTI के पास नहीं है, तो मतलब इंशाल्लाह आप देखिएगा वही बयानिया कामयाब होगा और वो हकीकत पर मुबनी अपना बयानिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इल्ज़ामात की बात होती है कि जी मैच्योर बात नहीं कर रहे हैं या मतलब इररिलेवेंट है या उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये तो वक्त बताएगा जी किसकी सियासी हैसियत कितनी है, किसी और पार्टी की क्या हैसियत है या तहरीक इंसाफ की क्या हैसियत है। तो ये तो लोगों को फैसला करने देना, ये तो फिर लोग फैसला करेंगे। ये मतलब आप और हम बैठ के TV पे बैठ के फैसला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के हवाले से यहाँ लोग यही भी कह रहे थे, कराची का आप इलेक्शन ज़मीनी इंतखाब देख लें, वहाँ भी यही लोग कह रहे थे। तो अभी PTI कहाँ जाके रुकी, 5वें 6ठे नंबर पे जाके रुकी। और हमने वो इलेक्शन PMLN से भी जीती, हालांकि ये इलेक्शन वो जीत चुके थे पहले पिछली इलेक्शन में। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, फिर अभी मुफ्ता इस्माइल साहब लड़े, तो वो इलेक्शन भी हमने जीती। तो ये डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोग्रेस की बात कर रही हैं और उनकी मकबूलियत की बात कर रही हैं कि वी आर मार्चिंग टुवर्ड सक्सेस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस कश्मीर के इलेक्शन में या और जहाँ भी ज़मीनी इंतखाब जहाँ हम लड़ते हैं, तो वहाँ ज़रूर हमारी कामयाबी होगी। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जिस मेहनत के साथ जा रहे हैं, लोगों के दरमियान फिर रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं, और जो कश्मीर के लोगों के दिलों की आवाज़ है, जो कश्मीर के लोगों की मतलब सोच है, उसी पे बात कर रहे हैं। और ना PTI ने तो जी कश्मीर का सौदा ही कर दिया ना। उन्होंने मतलब जिस तरीके से PTI का सौदा, कश्मीर का सौदा किया है, वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस तरीके से मतलब उनका वीक स्टैंड रहा है, तो वो भी मतलब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने, भुट्टो साहब के ज़माने से ये स्टैंड रहा है और बहुत ही ताकतवर स्टैंड रहा है, लोगों की बात की है। तो हम समझते हैं कि ये फिर इंशाल्लाह इलेक्शन में वक्त बताएगा कि मतलब लोग किसको वोट देते हैं, लोग क्या सोचते हैं। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। शेख साहब, आपका ये कहना है कि मरियम नवाज के पास बिलावल का जवाब नहीं है इसलिए नहीं देती, लेकिन राना साहब कहते हैं कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप पे वक्त ज़ाया किया जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मिल के PTI के खिलाफ फिर कर लेते, अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई चैलेंज नहीं है तो फिर नून का ही हाथ बटा देते PTI के खिलाफ। देखिए जी, ये तो फिर राना साहब की सोच है ना। हमारी सोच ये है कि हमारी वहाँ मुकाबला ये हमारा PTI के साथ है, हमारा मुकाबला नून के साथ है ही नहीं। तो मतलब जब हमारा मुकाबला उनके साथ है तो हम तो उनके साथ चले थे साथ, लेकिन फिर ये खुद ही साथ छोड़ गए और इस तरह की बातें की PDM में कि मतलब फिर अलग होना पड़ गया। और अभी आप उनकी बयानात देखें ना, अभी आप हम पे तो इल्ज़ाम लगता है, लेकिन अपना अब्बासी साहब क्या बयान देते हैं, किस तरह की बात करते हैं। और उससे पहले PDM के ज़माने में भी उन्होंने किस तरह की बात की थी कि मैं निकाल दूंगा पार्टी से, मैं इनको नहीं मानता। भाई आप कौन होते हैं किसी को पार्टी से निकालें या इत्तेहाद से निकालें। तो इस तरह के इमेच्योर बयान देना ऐसी शख्सियत जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो पाकिस्तान के, वजह से मतलब आपके लिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक अहम इवेंट है। यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? डेफिनेटली जी, हम उधर मेहनत कर रहे हैं, हम वहाँ गए हैं, लोगों के साथ रहे हैं, लोगों का दिल की आवाज़ वहाँ अमेरिका जाने का बीच में इस कैंपेन के नहीं, तो अमेरिका मतलब मैं नहीं कह रहा वो डिज्नीलैंड गए हैं, लेकिन अगर वो अमेरिका जाना एक निजी टूर के लिए कैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया इस कैंपेन से? क्या ये कैंपेन इतनी भी अहम है कि वो एक निजी दौरे पे अमेरिका चले गए?
या जा रहे हैं? ज्वाइन करेंगे, उसको वापस आके ज्वाइन करेंगे। और इस तरह की चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं ज़रूरत होती है, पहले से प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो लाजमी तौर पे वहाँ जाएंगे। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसको कश्मीर के इलेक्शन से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जरूरी तो नहीं है कि हर बात बताई जाए जी, बहुत सी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि मतलब कहीं किसी के साथ मीटिंग तो आपके ख्याल से कश्मीर के अवाम ये सवाल नहीं करेंगे कि जरूरी है कौन सी? दूसरी कमिटमेंट्स होती हैं किसी के साथ, तो कि मतलब पहले से की होती हैं। तो कमिटमेंट किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं, और अब ये तो मतलब उन पर फैसला है ना, वो समझते होंगे कि जरूरी है तभी जा रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं। जैसा देखें, या तो आप बोल दें उनकी कोई पर्सनल बात है तो मैं नहीं पूछूंगा, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, तो फिर पॉलिटिकल बात है तो बताएं क्या अहम बात है। अगर पर्सनल है ठीक है, मैं नहीं पूछता उनकी पर्सनल अगर बात है तो पर्सनल बात। मसला ये है कि किसी टीवी प्रोग्राम पे मतलब किसी एंकर को ये तो हक नहीं पहुंचता कि किसी की पार्टी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में पूछे। जितना पूछा हमने बता दिया आपको, जरूरी होगा वजह से उनका जाना, लेकिन आपसे या किसी और से पूछ के तो प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। वो जा रहे हैं किसी पूछ के बनाएंगे, लेकिन अगर सियासी प्रोग्राम होगा तो बता तो देंगे ना। निजी बात है तो ठीक है, फिर उन्होंने या तो आप कहते नहीं प्राइवेट टूर पे गए, देखिए कोई इसका ताल्लुक नहीं है सियासत होगा जाना। उन्होंने ज़रूरी समझा होगा जाना, इसलिए जा रहे हैं, वो समझते हैं हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को। तो ये मतलब हमें कोई और तो न सिखाए ना कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। हम समझते हैं, वो ज़्यादा समझते हैं कि क्या ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी है वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वापस आके ज्वाइन करेंगे इस कैंपेन को, और भरपूर अंदाज में ज्वाइन करेंगे। और उसके पीछे और पूरी पार्टी की लीडरशिप है, वो प्रोग्राम जारी रखेगी अपने। अच्छा चलेंगे, पीछे से बताया जा रहा है कि आसिफा भुट्टो जरदारी अब शायद जो है वो कैंपेन को लीड करेंगी। उन्होंने भी एक स्पार्क दिखाया मुल्तान के जलसे में, वो भी एक इफेक्टिव कैंपेनर बिल्कुल साबित हो सकती हैं। तो क्या ऐसा ही है कि आसिफा अब जो है वो कैंपेन चलाएंगी बिलावल साहब की एब्सेंस में? देखिए जी, इस तरह की बातें हो रही हैं, ये पार्टी की क़यादत का फैसला है कि किसको दे, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास आसिफा साहिबा मौजूद। आप कहेंगे ये भी नहीं मैं बताऊंगा। पार्टी जब फैसला करेगी उनको जाने का तो ज़रूर आएंगी वो, और लीड करेंगी वहाँ, और बाकी लीडरशिप भी है वो भी लीड करेगी। देखें ये पार्टी का फैसला है, पार्टी के लोग क्या किसको भेजते हैं वहाँ, क्या फैसला करते हैं, पार्टी की क़यादत फैसला करेगी। और हमें मतलब यही है इस वक्त यही कि आसिफा वहाँ जाएंगी और जाके वहाँ लीड करेंगी वहाँ फिलहाल ये प्रोग्राम। लेकिन और ये बड़ी खुशाइन बात है वैसे, आई वुड वेलकम हर, ये तो बड़ी खुशाइन बात है। राना साहब, हमने देखा कि ये जो कश्मीर की कैंपेन है, कुछ आपके मुखालफिन जो है वो ये भी बात एक्सप्लॉइट करते हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक इवेंट पे कभी साथ नहीं होते। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये जानते हैं कि खाली कुर्सियों से खिताब करने में वो मजा नहीं है, जो कि अगर वो ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मरियम नवाज के बाद खिताब करना तो फिर खाली कुर्सियों से खिताब करना होगा उनके लिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं है कि जिसकी ड्यूटी, जिस तरह शेख साहब कहते हैं हर पार्टी का अपना होता है, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने मुनासिब समझा उनको भेजा जाए। और शहबाज साहब इधर, उनका आपको पता है इन दिनों में 3-4 दिन मुसलसल वो पेश होते रहे हैं, कभी FIA में, कभी एहतसाब अदालत में, कभी सेशन कोर्ट में। आज भी उनकी सेशन कोर्ट में पेशी थी प्री रेस्ट बेल की। तो वो इधर काफी उन पे केसेस वगैरह इस सिलसिले में। पंजाब के और पाकिस्तान के सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर हैं, 18 घंटे काम किया उन्होंने। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कमर का जो वो सहारा लेते हैं, कमर का दर्द जो है उनको सहारा देने के लिए मुझे ज्यादा नजर आता है। जहां भी वो नहीं जाना चाहते उनकी कमर में दर्द हो जाता है। तो ये कमर जो है उनकी, ये उनकी कोई एक्सक्यूजेस की बैकबोन बनती जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल आप बात जो कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको कमर का प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। एक उनकी स्टमक है, वो जो कैंसर सर्वाइवर है, दूसरा स्टमक इनको कमर का है प्रॉब्लम। वो मुसलसल फिजियो कराते हैं। और हम मरियम नवाज को देखेंगे सर, जब मेरी बात सुन लेना, जब ये ब्रीफिंग हुई थी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे, तो उस वक्त भी थोड़ी देर बाद उधर उठ के खड़े हो जाते थे, और जब उसमें भी होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं फिर बैठते हैं, आधे घंटे बाद खड़े हो गए फिर बैठ गए।
तो ये उनका मुसलसल सिलसिला रहता है और उन्होंने कमर की वजह से ही कर रहे थे ना जी, कमर की दर्द की वजह से। तो वो जब सफर करते हैं तो वो पीछे लेट जाते हैं जब इस्लामाबाद आते हैं। उनकी अलालत है तो ये तो होगी, जाहिर है, मैं इस पे नहीं कोई सवाल उठा रहा, बट ये जरूर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि मरियम नवाज जहाँ होती हैं वहां वो क्यों नहीं होते? नहीं, ये आपने गलत असर लिया है। मैं आपको बताऊं कि जब पहले मरियम बीबी ने एक मूव चलाई थी पीडीएम की प्लेटफॉर्म से या इंडिविजुअली भी, तो उस वक्त ये जेल में थे। जब ये आए तो वो हमारे सदर हैं, पार्टी के इलेक्टेड सदर हैं। उन्होंने जब आके तो फिर अपना सारा सिलसिला शुरू किया, नेशनल असम्बली के इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा करना शुरू किया। फिर वो पीडीएम की भी उन्होंने जाके जलसा ड्रेस किया। अब ये मुसलसल कैंपेन में, एक तो मैं बताया ना कि तारीखें हैं इधर उनकी लाहौर में आज भी थी, मुसलसल किसी जलसे में वो जाएंगे, जरूर जलसे में जाएंगे, लेकिन मुसलसल वो शायद उस तरह कैंपेन नहीं कर सकते जिस तरह मरियम बीबी को। इसीलिए पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई है मरियम बीबी की कि आप कैंपेन करेंगे इलेक्शन में। वो ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा जवान है, और इसमें कोई मेरा ख्याल ये कोई बुरी बात नहीं कि जिस तरह आप कह रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। राना साहब आप हमारे साथ रहेंगे। इम्तियाज शेख साहब का हम यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। फिरदौस आशिक अवान पीटीआई की हमें ज्वाइन करेंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा पीटीआई की हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। राना तनवीर पीएमएल नून के हमारे साथ हैं। इम्तियाज शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे थे। फिरदौस साहिबा बहुत खुशामदीद। आपसे शुरू करूंगा। कश्मीर की हम कैंपेन में देख रहे हैं कि आपकी तरफ से आपके जो फेसेस हैं वो गंडापुर साहब या मुराद सईद साहब अभी तक नजर आए हैं। कोई बहुत ज्यादा जो है कैंपेन उस तरह से पे तवज्जो नजर अभी तक नहीं आई है पीटीआई की। इसकी क्या वजह हो सकती है? और जो फेडरल गवर्नमेंट में होने का एक फायदा होता है इनकम्बेंट को, उस पे क्या आप प्योरली रिलाई कर रहे हैं? कोई और वजह है कि आप इजी ले रहे हैं सिलेक्शन को? बाकी पार्टियां तो दिन में 2-2, 3-3 जुलूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जो शहर है और उसकी रवानी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, कश्मीरियों की जो जायज़ पाकिस्तान के साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं वो पूरी हों, और इस पूरे प्रोसेस को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाने का जो एक वाहिद ज़रिया है वो इंतखाबात है। इंतखाबात में आप जिस अमर की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वहाँ आपको पता है कि इस दफ़ा एक ऐसी अनहोनी की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जो हुकूमत में होते हुए जमात थी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी अमेंडमेंट्स उसके अंदर की कि हुकूमत वक्त जो थी वो तमाम वसाइल जो हैं वो इंतखाबी मुहिम पे ख़र्च कर सकती है। वो इवन के इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको सरकारी गाड़ियां जो है उसका इस्तेमाल ममनू करार नहीं दिया गया। उसके अंदर जो फंड्स हैं आज भी उनका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और ये किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है, और जो पानी की तरह इन इलेक्शंस में बहाया जा रहा है। जो आपका सवाल है कि क्या इसमें पीटीआई की लीडरशिप जो है फोर फ्रंट पे दिखाई नहीं दे रही, तो हकीकत ऐसी नहीं है। चूँकि आपको पता है कि पीटीआई का जो ओवरऑल कश्मीरियों के साथ रिश्ता है, जो हमारा एक उनके साथ जुड़ा ताल्लुक़ है, नाता है, वो किसी इलेक्शन के साथ या सिर्फ चंद सीटों के लिए हम कश्मीर की तरफ रुख नहीं करते। हम सिर्फ छुट्टियां गुजारने के लिए जो लंदन और पेरिस जाया करते थे, वो अब वहाँ बमा अहलो याल पड़ाव डाल के कश्मीर में बैठे हैं। कौम उस पे शश्तर और हैरान है। हमें पता है कि हम कश्मीरियों के साथ इलेक्शन हो या इलेक्शन के अलावा हर लम्हा, हर मिनट जो है वो हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, और कश्मीरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अपना सफ़ीर, अपना वकील और अपना तर्जमान मानते हैं।
अब इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो तेजी आप निशानदेही कर रहे हैं, खान साहब के वॉच पे स्टेटस कश्मीर का बदल दिया जाता है, ये पहले हुआ नहीं था, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा जो आपके खिलाफ जाए? देखिए, कौम के ज़हनों के अंदर ये चीज़ हकीकत बन के यहाँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने हर कीमत पे दुनिया को मज़लूम कश्मीरियों की मुश्किलात, मसाइल और उनके तदारक की हिकमत अमली दी। और हमारी जो UN के साथ जुड़ी जितनी भी इदारे और तंजीमें हैं, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ की UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो इफ़ेक्टिव रोल है उसको दुनिया के सामने पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये हकीकत जो है वो बेनकाब की कि मोदी की दहशतगर्दी का किस तरह मज़लूम कश्मीरी शिकार हो रहे हैं। जो मोदी के ऊपर प्रेशर डाल के जिस तरह उसको आइसोलेशन का शिकार किया, जिस तरह मोदी जो चाहता था दुनिया को चूरन बेचना, कि कश्मीरियों को दहशतगर्द मुल्क या खित्ता या एक वादी के तौर पे प्रेजेंट करना चाहता था, दुनिया को ये मार्केट करना चाहता था बयानिया कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ से दहशतगर्दी की नर्सियाँ ब्रीड करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की क़यादत ने दुनिया को ये बावर करवाया है कि असल दहशतगर्द कौन है, इंतहा पसंद कौन है, किसने माइनॉरिटीज को इंक्लूडिंग मुस्लिम बदल दे, तो कोई क्या रखा है। जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया आपकी हुकूमत ने, वोटर वो देखेगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि किस तरह, जिस तरह से आपने रिस्पॉन्ड किया है वो रेलेवेंट है। इंडिया का स्टेटस चेंज करना जो है वो किसी के इख्तियार में नहीं था, आप ये कह रही हैं। वो बेसिकली हमारा वोटर ये देखेगा कि जो बारियां लगा के हुकूमतें करते रहे और जिनके दौर में यहाँ पे आने वाली क़यादत के लिए कश्मीर के बोर्ड उतार दिए जाते रहे, और जहाँ मोदी के साथ बैठ के देखिए मोदी साहब को शादी पे बुला के कश्मीरियों की बात ना करते रहे, बल्कि कश्मीर मोदी के तो शायद उनको शादी ब्रिस्टर साहब सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, मुझे जुमला मुकम्मल कर लेने दे। जी जी जी। देखिए, इस कौम को याद है कि जिस दिन मोदी के इनागुरल सेरेमनी, उसकी तकरीबे हलफ बर्दारी पे वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ वहाँ तशरीफ लेके गए और उन्होंने मोदी के प्रेशर में अपने उन कारोबारी दोस्तों के मशवरे पे मज़लूम कश्मीरियों के वफ्द से भी मुलाकात करनी पसंद ना की थी। तो कौम भूली नहीं है, कौम की याददाश्त और हाफजा बहुत तेज़ है। ख़ास तौर पे मकबूजा वादी में बैठा जो कश्मीरी है और उसके जो ताने बाने और सारी जो दिल की धड़कनें आजाद कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हैं कि क्या मैडम हुकूमत की कारस्तानी से वाकिफ है। एवन फील्ड अगर हम लिख दें तो क्या पेशरफ्त में कोई इजाफा हो जाएगा फिर? क्योंकि हम देखते हैं कि सबकी बेलें हो रही हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो यकजा होके नैब की तनकीद कर रहे हैं, नैब को हाई हैंडेडनेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक इदारा, एक टूल समझ रहे हैं। और अगर कोई केस है जो, या अगर नैब कहीं परसू कर रही है एक्चुअली, तो वो एवन फील्ड के केस हैं। एक एवन फील्ड 2018 के इलेक्शन पे पे असरअंदाज हुआ और अब दूसरा एवन फील्ड अपील के स्टेज पे, क्या अब अगले इलेक्शन पे असरअंदाज तो नहीं होने जा रहा? आपको ये एवन फील्ड इतना क्यों इंस्पायर करता है? कॉल टू एक्शन आपके लिए एवन फील्ड क्यों है इतना सारा? आपकी हर फाइल पे एवन फील्ड लिखने तो लगता है कि आप काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, पहली बात, पहला जो आपका मिस्टर साहब, जो आपका पहला पॉइंट और मौक़िफ़ है कि नैब जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन केसेस को प्रेजेंट करता है वहाँ पे मुल्ज़मान की बेल्स होती हैं। तो देखिए, बेल जो है हर मुल्ज़म का एक कानूनी हक होता है और वहाँ कत्ल के मुकदमों पे भी बेल्स हुआ करती हैं, आपको भी पता है। असल जो जुर्म है
वो आपका साबित होता है ट्रायल पे। आप खुद भी बैरिस्टर हैं, जितने मुल्ज़मान की बेल्स हुई हैं क्या वो ट्रायल्स के बाद बरी हो रहे हैं? अगर तो ट्रायल्स के बाद बरी हो रहे हैं तो फिर यकीनन आप ये कह सकते हैं कि नैब जो है वो अपना केस जो है वो जहाँ ट्रायल चल के कन्विक्शन होती है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के अजीजिया के केसेस हैं जहाँ पे उनको इलेक्शन जो है उससे इनएलिजिबल होना था। तो ये तो बड़ा जो है अजीब लगता है ना कि ना शहबाज शरीफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताती हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ कितने ठोस केस हैं, लेकिन कन्विक्शन है तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ है। तो ये दोहरा मेयार नहीं है तो क्या है फिर? देखें, ये एक प्रोसेस है, एक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस पहले शुरू हुए वही मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अभी वो जिन हजरात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, इनको ना बेलें देने का और ना उनको सजाएं देने के किसी अमल में हुकूमत हिस्सेदार है। अदालतें आज़ाद हैं, अदारे खुद मुख्तार हैं और मुनसफाना जो फैसले वो कर रहे हैं और अपने इख्तियार के अंदर रहते हुए जो आइन और कानून की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत उनके दायरा कार में किसी तौर भी मुदाखलत नहीं करती है और ना हम करना चाहते हैं, ना हमारी कोई ऐसी तरजीहात हैं कि किसी एक से सुतेली अकाउंटेबिलिटी की बात जो है ना, ये कोई फेवरेटिज्म दिखाई दे। तब्दीली के नारे पे, हुकूमत का टारगेट नहीं है। करप्शन को खत्म करने के नारे पे आप इलेक्ट हुए, सिलेक्टेड कोई आपको कहे, इलेक्टेड कोई आपको कहे, ये नारा था आपका। अब ये नारा जो है कुछ मरता सा नहीं जा रहा कि लोगों को नजर आ रहा है कि ये तो ना कुछ रिकवरी है, ना कोई जराइम साबित होते हैं। जिनको कन्विक्ट होना होता है ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, वो इलेक्शन से पहले हो जाते हैं। उस वक्त तो आपकी हुकूमत भी नहीं थी। तो ये इस तरह से जब एहतसाब अगर चलेगा तो क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी उसकी? वहीद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस वक्त सोचना है कि क्या जो वजीर आजम इमरान खान या PTI की क़यादत है उसकी कमिटमेंट और रिजॉल्व जो है उसमें कोई कमी आई है, तो आंसर इज नो। जिस इवन फील्ड की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपके भी माशाल्लाह एक प्रोसेस से बच्चे ग्रो करके जवान होंगे, आप भी बड़े हुए हैं, हम भी अपने एक एवोल्यूशन प्रोसेस से ऊपर आए हैं। तो ये कौन सा ऐसा आला दीन का चिराग है कि जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही इस शाही खानदान के खरबों रुपए का वो मालिक बन जाता है और महल जो है उसको विरसे में मिल जाते हैं, जबकि वालिदैन के जो एसेट्स हैं वो उसके अंदर ये एवन फील्ड जैसे महल जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं होते। तो ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से इल गॉटन मनी नहीं। मैडम, ये राणा साहब के पास अब हम जाएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें। जो इमरान खान का बयानी है नवाज को, मैडम आपने मरियम नवाज को जो है रेसलिंग का चैलेंज शायद दिया था, तो क्या अगर आपको वो जलसों का चैलेंज दें तो आप कबूल करेंगी? आप जलसों में मुकाबला करेंगी उनका? बिल्कुल मैं कबूल करूंगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल नेशनल पार्लियामेंट में राणा साहब के साथ रह के आई हूँ। सिटिंग स्पीकर नेशनल असेंबली को 42,000 वोटों से हरा के असेंबली में गई थी। तो ये चैलेंज कर रही हूँ, आवाम की ताकत पे यकीन रखती हूँ और मैं चाहूंगी कि वो अगर उन्होंने जी राणा साहब आप बताइए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आज जो है पूरी कौम के सामने मरियम नवाज को चैलेंज किया है जलसों में। रेसलिंग में तो वो कर चुकी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जलसों में भी टेक ऑन उन्हें करने को तैयार हो जाएंगी? उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं। तो राणा साहब आप क्या कहते हैं? एक तो ये कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि चैलेंज कर रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा मरियम नवाज को जलसों के कंपटीशन में। चैलेंज तो उन्होंने नहीं किया, आपने उनको कहा है, उन्होंने ये बात किया कि मैं कबूल करती हूँ। जी जी, तो मैं क्या कह सकते हैं जी। अब बिल्कुल इन्होंने कबूल कर लिया तो जलसे, किसी दिन जलसे में दोनों को भेज देते हैं तो वो स्पीच पहले करके चले जाती हैं। बाद में अगर लोग बैठ गए वहाँ पे इनकी तकरीर सुनने तो फिर हम समझ जाएंगे कि वाकई ये नहीं। मैं अब क्या इसमें मैं क्या कमेंट करूं, मुझे तो कोई समझ आ नहीं रही कि भाई या तो कोई और बात मुझसे कर लें।
अच्छा चले, आप ये बताइए कि आगे की अगर हम सियासत देखें जहां पे अकाउंटेबिलिटी अपना जोर अब टूटता नजर आ रहा है, राणा साहब, क्रेडिबिलिटी नैब की अकाउंटेबिलिटी की अपनी लोएस्ट पॉइंट पे है, लेकिन मरियम नवाज की अपील फिर भी अभी लगी हुई है। किस तरह से देखते हैं आप? मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है उनके ही लगता है केसेस को नैब को परसू करने का शौक है, बाकी सारे केसेस जो हैं वो उसमें उस तरह से नहीं लगन उनकी नजर आती, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी का जो मसला है वो डे वन से ही जो लोग जानते थे या हम ये कहते थे, हमारा तो ये नैरेटिव था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ये तो अब मेरा मीडिया भी इसमें हमारा हम आवाज़ हो गया है कि वो भी कहता है कि ये जो चीज़ें हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर लेवल पे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है, फलां पका फलां को नहीं छोड़ेंगे हम, फलां अंदर चला जाएगा, तो ये चीज़ें सबके सामने थी। लेकिन एक चीज़ थी कि वो चले जाते थे, पकड़ लेते थे, फिर अदालतों में घसीटा जाता था। अब तो मेरा ख्याल है कोई एक केस मुझे बताएं कि चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक का केस, उस पर जिस तरह उन्होंने डिसेक्शन की, जिस तरह उन्होंने उसकी जजमेंट में उसके रेफरेंस को सारा बताया कि ये है क्या, सारा जो सुप्रीम कोर्ट, वो भी नॉट लेस देन सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने किया था। अब एहसन इकबाल साहब का आया, इनके हमसाये में रहते हैं बेगम साहबा के, ये बता दें उधर के स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना या ये अपने हल्के में कोई आज कोई चीज़ बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं या कोई चीज़ बनाएं, तो वो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की चीज़ें बस पकड़ना है। शायद खाकान का भी आज कल आया था, उसका डिटेल जजमेंट आई थी। तो ये जो कहते हैं कि जी ये बेल है, ये बेल वही दादर साहब, ऐसी बेल में जजमेंट आती है जो रेफरेंस ऑलमोस्ट किल हो जाता है, ऑलमोस्ट उसको खत्म कर दिया जाता है अदालत की तरफ से। ठीक है, आप भी फिरदौस साहिबा का ये कहना है कि बेल जो है वो गिल्ट को डिसाइड नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बेलें डिसाइड की गई हैं उसमें बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स हैं जो इस तरफ जरूर इशारा करते हैं कि नैब अपनी पावर को मिसयूज कर रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिरदौस साहिबा, आपसे मैं जाने से पहले ये पूछूंगा कि अगर हम अब आगे की बात करें, आगे की सियासत देखें, खान साहब ने बजट निकाल लिया, खान साहब ने पीडीएम का एक फेज निकाल लिया, खान साहब जो है वो कीमतों के हवाले से अभी मुसीबत से निकले तो नहीं है, लेकिन इस वक्त शायद वो मुसीबतें उनके ऊपर नहीं है, जिस तरह जब कश्मीर के का स्टेटस भी चेंज हो गया, ये सारी चीजें साथ हो रही थी। आप आगे के 2-2.5 साल किस तरह देखती हैं? और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब लग रहा है कि एक डायरेक्ट कंपटीशन देना चाह रहे हैं खान साहब को, तो किस तरह देखती हैं अगले 2.5 साल जो है वो, या 2-2.5 साल किस तरह से अब गुजरते आप देख रही हैं? ये भी बातें की जाती हैं कि शायद इलेक्शन थोड़े पहले करवा दिया जाए, तो आगे की सियासत आप किस तरह देख रही हैं? एक तरफ जो प्रॉपर ऑपोजिशन है वो तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से होती है, लेकिन फोर्थ फ्रंट पे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं पार्लियामान के, तो ये आपके ख्याल से असल चैलेंज आपको कहां से आ रहा है? पहली बात तो ये है कि वहीद असल चैलेंज हकायक मसख करके, प्लांट करके ऐसे नैरेटिव जो है वो अवाम के सामने लाना और अवाम को गुमराह करना जो है वो असल चैलेंज हमें ये है कि हकायक से हट के प्रोग्राम बनाना और प्रोग्राम एयर करना, ये चैलेंज है हमारे लिए। हकीकत ये है कि जो आप मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक ग्रास रूट वर्कर है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का वालिद 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म नहीं है, चचा जो है वो 4 दफ़ा का वज़ीर आला नहीं है, और वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुई थी। उसने स्ट्रगल करके पब्लिक पॉलिटिक्स मुंह में लेके पैदा नहीं हुई थी, उसने स्ट्रगल करके पब्लिक पॉलिटिक्स करके अवाम में जगह चैलेंज जो है वो आप करना चाह रही हैं उनके साथ, जीना और मरना पसंद करते हैं। लिहाजा किसी क्या बेटी होना और किसी की बेटी हो के उसका एडिड एडवांटेज लेके
अवाम को क्राउड को पुल करना वो कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आप ग्रास रूट लेवल पे वो तमाम स्ट्रगल में हिस्सेदार बने और आपको सिर्फ वालिद के बगैर बैठ के जलसे करना ये कोई कमाल नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है, मुझे उसका जवाब देने दें। आपने इतना नैरेटिव बिल्ड किया है, अब मुझे उसका जवाब ले लेना आप। बात यह है कि जो आप नैब का उसके कीड़े निकाल रहे हैं, अदारे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, अदालतों की बेल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि 2/3 अक्सरियत वाली जो जमात थी, अगर नैब के अंदर इतनी गलतियां, कोताहियां और विक्टिमाइजेशन का जज्बा उस वक्त भी मौजूद था, तो ये केसेस जो है इसकी अक्सरियत जो है नवाज शरीफ हो या मरियम हो, ये साबका हुकूमत के बनाए हुए हैं। इनके अपने दौर में भी वो केसेस एग्जिस्ट करते रहे, तो इन्होंने उस वक्त नैब में वो अमेंडमेंट्स क्यों नहीं की कि ताकि वो इदारा जो है जहां ये समझते हैं कि वो अपनी हदूद से बाहर जाके कोई ड्यूटी कर रहा है तो उनको ये कर्टेल करते। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है। दूसरी बात जो है, आप ये बात रखें कि इमरान खान के सामने कोई चैलेंज नहीं सिवाय महंगाई और बेरोजगारी के। हमने ये दोनों चैलेंज मीट करने हैं और इंशाल्लाह अपना टेन्योर पूरा करना है, अवाम की अदालत में सुरखरू होके जाना है और अवाम दूसरी दफ़ा इसी हुकूमत को चुनेंगे, एतमाद करेंगे और पाकिस्तान का वाहिद मसीहा इमरान खान को मानते हुए अपने दुखों का मरहम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को समझते हैं। बाकी ये बारियां लगा के आजमाए हुए जो हैं अवाम दोबारा इनको मौका नहीं देंगे और इनका मुस्तरद होना इस बात की दलील है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, उनकी जो है अवाम दोस्ती और गरीब के लिए दर्द और एहसास जो है अवाम जो है उसको पजीराई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अमान साहिबा, राना तनवीर साहब, शेख पीपल्स पार्टी के, और नाज़रीन आपका शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुम्मे की शाम को 7:05 पे फिर मिलेंगे।